हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चार्टर स्टडीज एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले मटेरियल टॉपिक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, क्योंकि इसमें काफी सारे कंसेप्ट, फॉर्मूलाज एंड सब कुछ दिया हुआ है। बट ये टॉपिक को हम जितना कम टाइम में हो सकता है उतना कम टाइम में करेंगे, बिकॉज अब जनरली ये टॉपिक में गलती ये होती है कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा टाइम चैप्टर पे कंज्यूम कर लेता है, एंड जो चैप्टर पे ज्यादा टाइम लगना चाहिए फिर वहां तक टाइम नहीं बचता। तो ये चैप्टर को हम बहुत ही फास्ट करेंगे। इसी वीडियो में हम इसके इलस्ट्रेशन एमसीक्यूज भी कर लेंगे। ये वीडियो के बाद आपको सिर्फ मॉडल के एंड के क्वेश्चन और आरटीपी एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेने हैं। आपका ये चैप्टर खत्म। पूरे कंसेप्ट के वीडियो में कवर हो जाएंगे, एंड जो बचे हुए चीजें हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस है, वो आप उसके साथ साथ कर लोगे। फटाफट आते हैं। ट्रेड डिस्काउंट आपका डिडक्ट होता है आपके कॉस्ट में से। इसका ना अपन डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में देख लेंगे, बट आपको यहाँ पे जैसे ब्रीफ कर लेता हूँ। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा आपके कॉस्ट में से डिडक्ट होता है, बट आप अलग से शो नहीं करते हो। उसके बाद आपका जो क्वांटिटी डिस्काउंट है वो डिडक्ट भी होता है, शो भी होता है। आपका जो कैश डिस्काउंट है वो डिडक्ट नहीं होता है, वो अलग से शो होता है फाइनेंस कॉस्ट में। आपका जो ग्रांट्स वगैरह वो डायरेक्टली आप डिडक्ट करके को करते हो। जितने भी आपके ड्यूटीज और पेनल्टीज है, इन सबको आप अलग से ऐड करते हो कॉस्ट में। आप ड्यूटीज है, सॉरी, एंड जितनी आपकी पेनल्टीज है वो सब पेनल्टी ऑफ एनी टाइम वो कॉस्ट ऑफ परचेज या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं होती है। भाई मेरे पास माल आ रहा था, बट आते आते मेरे को 10 लाख रुपए की पेनल्टी लग गई, बिकॉज मेरा माल ओवर वेटेड था, वेट ज्यादा था या कुछ और था, मैंने कुछ डिस्क्लोजर्स नहीं की थी, उस वजह से 10 लाख की पेनल्टी लग गई। ये मेरे गुड्स के कॉस्ट का पार्ट थोड़ी है, एबनॉर्मल टाइप का नेचर है। तो ये आपके गुड्स के कॉस्ट में नहीं आता है। जो आपके इंश्योरेंस चार्जेस आएंगे वो आएंगे, कमीशन ब्रोकरेज पे जाएगी, फ्रेड इनवर्ट भी आएगा, कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स भी ऐड होगा। अगर 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 सपोज यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी लोग मिस कर सकते हैं। अगर नॉर्मल नेचर का लॉस है, मेरी कॉटन आ रही थी, वो कॉटन आते आते ना, कॉटन जब वापस आती है तो ना वैसे 1 टन का कॉटन रहा, वो आते आते उसका वेट कई बार ना 50 किलो से कम हो जाता है, क्योंकि उसका वाटर कंटेंट सूख जाता है, और ये हर बार होता है। तो जब वो कॉमन प्रैक्टिस हो, जब वो नॉर्मल प्रैक्टिस हो, तो वो उसके कॉस्ट में आएगी। तो जो 50 का मैंने एक्स्ट्रा पे किया होगा वो भी उसके कॉस्ट में आएगा। बट मेरा ना ट्रक थूक गया और वहां पे 50 किलो कॉटन वेस्ट हो गई, तो वो मेरे कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, बिकॉज वो एबनॉर्मल नेचर का। ये अपन क्यों करते हैं? बिकॉज एबनॉर्मल नेचर का कॉस्ट अगर अपन कॉस्ट में ऐड कर लेंगे तो अपन एग्जैक्ट कॉस्ट निकाल नहीं पाएंगे, एंड अपन कभी भी अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट कर नहीं पाएंगे, बिकॉज अपने को लगेगा अपने कॉम्पिटिटर की कॉस्ट एक्स है, अपने को एक्स से ज्यादा कॉस्ट आ रही। क्यों आ रही है? बिकॉज कुछ एबनॉर्मल हो गया, रोज थोड़ी होने वाला है, ये आपके एक्सीडेंट्स रोज थोड़ी होंगे, कभी कभार का एक्सपेंस है, और ये कंपेरिजन में नहीं लेना चाहिए, इसलिए हम इसको कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते। कौन सा? एबनॉर्मल। एंड चलो फटाफट इसके इलस्ट्रेशन देखते हैं। इन रिस्पेक्ट टू कंसाइनमेंट ऑफ ए एंड बी, केमिकल्स 10 रुपए पर केजी ए, बी इज 13%, कस्टम ड्यूटी 10%, रेलवे फेट दिया है। अब जो रेलवे फेट है ना, इसको मेरे को इनके पार्ट में अपोर्शन करना होगा, वो मैं देख लूंगा। शॉर्टेज ऑफ 500 केजी इन ए एंड इन बी 300 केजी ड्यूटी ड्यू टू नॉर्मल ब्रेकेजेस। नॉर्मल ब्रेकेज कॉस्ट का बात बनता है। यू आर निकाल टू कंप्यूट रेट पर केजी। ठीक है, 2% का प्रोविजन फॉर फर्दर डिटोरेशन, जो नॉर्मल प्रोविजन है। सबसे पहले क्वांटिटीज का मैं निकाल लेता हूँ। पहले मैं क्वांटिटीज का निकाल रहा हूँ, यहाँ पे रेट का कोई लेना देना नहीं। मैंने क्वांटिटी कितनी परचेस की थी, उसमें से नॉर्मल लॉस कितना हुआ, उससे मेरे को मिल गया जितने मेरे पास अभी क्वांटिटी बची थी, मैंने प्रोविजन बना लिया, तो इतनी क्वांटिटी मेरे पास बची है, ऐसा मैं मान के चलूंगा। अब इसमें जब मेरे को रेट निकालना है तो मैं पूरे का पहले रेट निकाल के उसको डिवाइड बाय क्वांटिटीज करूंगा। मैंने परचेस प्राइस जोड़ लिया, मैंने कस्टम ड्यूटीज जोड़ ली, मैंने रेट, ये ना मैंने अपोर्शन किया इन द रेशो ऑफ, कहाँ गया क्वेश्चन, इन द रेशो, जिस रेशो में इसको अपन, ये जो इसका 10:8 है, यानी 5:4, मतलब क्वांटिटी जितनी ज्यादा उतना फ्रेट ज्यादा लगेगा, तो उस रेशो में मैंने इसको अपोर्शन कर लिया। तो ये मैंने कॉस्ट को उन 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ये कॉस्ट भी ऐड कर ली, मैंने टोटल कॉस्ट आ गई, मैंने डिवाइड बाय क्वांटिटी करके रेट पर यूनिट निकाल दिया। सर नॉर्मल कॉस्ट, अरे नॉर्मल कॉस्ट मैं यहाँ से हटाऊं, जो नॉर्मल लॉस है वो नॉर्मल कॉस्ट में यहाँ से नहीं हटाऊंगा, बिकॉज मेरे को उस कॉस्ट का पार्ट रहने देना है। यहाँ पे ऐड क्यों नहीं किया सर? अरे ऐड क्यों करूंगा? वो कॉस्ट का ऑलरेडी पार्ट बना हुआ है, जो चीज कॉस्ट का ऑलरेडी पार्ट है मैं उसको ऐड क्यों करूंगा? अगर यहाँ पे ये जो है, ये अगर मेरे को दिया होता रिसीव वाले गुड्स का, तो मैं ऐड कर लेता प्राइस, बट जब यहाँ पे ये कॉस्ट में सब कुछ इंक्लूडेड है, तो मैं इसको एक्सक्लूड ना कर लूंगा, मतलब ही वो इंक्लूडेड है। जान समझिए। इलस्ट्रेशन 2, at what price per unit would part number 30 is entered to the cost ledger if the following increase was there in supply? पार्ट नंबर ए, ठीक है, 200 यूनिट्स ऑफ पार्ट ए 5 रुपए की मिलती है, डिस्काउंट मिलता है, जीएसटी लगता है, पैकेजिंग चार्जेस विच इज नॉन रिटर्न। पैकेजिंग में भी कुछ पैकेजेस ना रिटर्नेबल होती है, उसका कॉस्ट हम इंक्लूड नहीं करते हैं।
2% cash discount will be given. Document subsending payment of GST are includes ठीक है क्लेमिंग इनपुट मतलब इनपुट मिलेगा तो आपका जीएसटी आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा. ये जो आपका ये है ना ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट का फाइनेंशियल इसमें अपना इनकम अलग से दिखाते हैं, यहाँ पे आपकी कॉस्ट में से वो कम नहीं होता है तो अपने कैश डिस्काउंट का भी कम नहीं लेंगे. नेट परचेज इतने का हुआ, पैकेजिंग कॉस्ट डाल दी, नंबर ऑफ यूनिट्स कॉस्ट पर यूनिट आ गया. कैश डिस्काउंट इज ट्रीटेड एज इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस. वो चार्ज है अलग है, वो अपन इंटरेस्ट रिसीव में दिखाएंगे या फिर डिस्काउंट रिसीव में अलग से दिखाएंगे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट. कॉस्ट में से रिड्यूस नहीं होगा. क्यों सर? भाई आप इस बार दे पा रहे हो कैश टाइम पे, हो सकता है अगली बार कैश ना दे पाओ जल्दी तो आपकी कॉस्ट से बार बार फ्लक्चुएट होगी बिकॉज आपका फर्म ऐसा नहीं होता है. एक नॉर्मली जो आपको एक एवरेज जो आपको इंडस्ट्री में सबको लग रहा है वो आपकी कॉस्ट है तो इसलिए वो आपके यहाँ पे कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है. ड्यूटीज ऑफ स्टोर एक बार गो थ्रू कर लेना. कंट्रोल रखेगा ऑब्वियसली वो स्टोर के ऊपर, सेफगार्ड करेगा मटेरियल्स को, कॉस्ट मेंटेन करेगा. परचेस रिक्विजिट, परचेस रिक्विजिट क्या होता है? आपके परचेस करने से पहले एक परचेस रिक्विजिट बनता है. इट इज ऑल्सो पेपर जो वो स्टोर लेकर बना के वो परचेस रिक्विजिट के बेस पे अपन ऑर्डर प्लेसिंग ऑल करते मतलब इतना माल चाहिए वो बताएगा. मेंटेनिंग एडुकेट लेवल ऑफ स्टॉक, लेवल्स ऑफ स्टॉक के ऊपर भी अपने कुछ फॉर्मूलेस पढ़ने आगे तो हम उसके ऊपर जाएंगे. स्टोर रिकॉर्ड्स में क्या है? बिन, कॉस्ट कंट्रोल, स्टोर लेजर्स, ये सारे उसके रिकॉर्ड्स है तो ये सारे रिकॉर्ड्स वुड बी मेंटेन. ये रिकॉर्ड्स में से कुछ रिकॉर्ड्स का अपने को बनाने का फॉर्मेट आगे देखना है तो अपन देखेंगे. ये ना डिफरेंस कई बार आ सकता है तो एक बार अपन फट से पढ़ लेते हैं. बिन कार्ड इज मेंटेन्ड बाय द शॉप स्टोर कीपर, इज मेंटेन्ड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग. स्टोर लेजर इज मेंटेन्ड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट. ओनली क्वांटिटेटिव डिटेल्स, बोथ क्वांटिटेटिव एंड वैल्यू. एंट्रीज आर मेड ऑन ट्रांजेक्शन व्हेन ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस पोस्टेड फॉर ट्रांजेक्शन. ये पहले एंट्रीज हो जाएगी बाद में होगी. Each entry is individually posted. Entry may be summarized and posted. Inter-department transfer do not appear on bin card, but यहाँ पे इंटर बिकॉज एक बार माल अंदर आ गया वो कोई भी डिपार्टमेंट में जाते रहे, मेरा कोई लेना देना ही नहीं रहता है बिन कार्ड के हिसाब से, बट कॉस्ट लेजर में तो अपन दिखाते हैं. अब आपका इन्वेंट्री कंट्रोल. अब आते हैं अपन इस टॉपिक री लेवल ऑर्डर के ऊपर जनरली क्वेश्चन होता है. ROL री ऑर्डर लेवल, इसके ऊपर जनरली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बट हम एक बार इसको गो थ्रू अच्छे से करेंगे. रीऑर्डर लेवल यानी जितना मैक्सिमम मतलब इस लेवल पे मैंने माल को वापस ऑर्डर कर देना चाहिए. इतनी लेवल पे मैं ये स्टॉक को वापस ऑर्डर करूंगा इस रीऑर्डर लेवल. रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. व्हाट इज मैक्सिमम? मेरा एक XYZ ड्यूरेशन में मैक्सिमम कितना, मेरा एक हफ्ते में मैक्सिमम कितना स्टॉक यूज होगा, या मेरा एक ड्यूरेशन में या मेरा एक साल में एक कोई भी एक्स अमाउंट ऑफ पीरियड में कितना मटेरियल मैक्सिमम कंज्यूम होगा और कितना उसको मैक्सिमम आने में टाइम लगेगा. भाई मैक्सिमम कंज्यूम हुआ मतलब मेरा बहुत ऑर्डर आ गया, मैंने बहुत कंज्यूम किया और मेरे को ऑर्डर जब मेरे पास आता है वो आने में जो टाइम लगता है रीऑर्डर टाइम पीरियड, वो जितना मैक्सिमम लगा वो भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ बस इतना, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी, मतलब दोनों चीजें मैंने मैक्स लिए तो इतने टाइम में भी आया तो भी मेरे पास माल रहना चाहिए सफिशिएंट. इसको मैंने बोलते हैं इस लेवल पे ऑर्डर कर लो जब आपका मैक्सिमम कंजम्पशन हो एंड मैक्सिमम टाइम लगे वापस आने में, उतना भी फिर भी आपका स्टॉक सफिशिएंटली मेंटेन रहे. इसलिए ये होती है आपके रीऑर्डर लेवल. रीऑर्डर लेवल पे हमेशा मैक्सिमम टू मैक्सिमम करते हैं. रीऑर्डर लेवल कैन ऑल्सो बी कंप्यूटेड, इसका एक और एक फॉर्मूला है, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज. मतलब देखो ये मेरा स्टॉक है, ये स्टॉक में सपोज ये मेरी रीऑर्डर लेवल है, ये मेरी मिनिमम लेवल है. तो रीऑर्डर लेवल तक पहुंचने का और एक तरीका है कि मैं मिनिमम को बेस बना लूं कि इतना मेरे पास रहने ही दो, प्लस अगर मैं अब मैं मैक्सिमम क्यों नहीं ले रहा? भाई मैंने एक लेवल, एक सेफ्टी लेवल, एक मिनिमम लेवल तो मेंटेन कर लिया. अब क्या भाई, अब इसके ऊपर एवरेज ही, मतलब जितना मेरा जनरली कंजम्पशन होता है इनटू जितना मेरा जनरली पीरियड आने में टाइम लगता है उसका एवरेज से मैं ऐड कर दूंगा. तो उसका मैं एवरेज को ऐड कर दूंगा एंड मिनिमम लेवल से ऐड करके आपका ROL का दूसरा फॉर्मूला बनता है. अब रीऑर्डर क्वांटिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स इन योर होल सिलेबस, ये जनरली पेपर में आने के चांसेस होते हैं. EO का फॉर्मूला क्या है? 2 into AO डिवाइड बाय C. सर ये ना सबको आता है बट इसमें गलतियां कहाँ होती है? गलतियां होती है कई बार आपकी ए निकालने में. ए इज एनुअल रिक्वायरमेंट.
आपको क्वेश्चन में दिया होता है वीकली, मंथली, क्वार्टरली, आप उसको एनुअल में लेके जा नहीं पाते। कॉस्ट ऑफ ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ पर ऑर्डर जो भी है वो पर ऑर्डर का कॉस्ट है, तो ये कई बार अपन मत। एंड कैरिंग कॉस्ट तो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। कैरिंग कॉस्ट निकालते वक्त जितने भी परसेंटेज दिए होते हैं, सपोज 2% आपको इंटरेस्ट चार्ज लगा, 2% कैरिंग का ये लगा, ये जितने भी परसेंटेज दिए होते हैं ये आपके पर यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट के होते हैं। ये अपन परसेंटेज किसी से भी मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, फिर अपना आंसर रॉन्ग आता है। ये तीन चीजें से अपने को याद रखनी है। अपना रीऑर्डर लेवल, सॉरी ईओक्यू का कभी आंसर रॉन्ग नहीं होगा। एंड ईओक्यू पे अपन एक चीज याद रखेंगे, ईओक्यू इज दैट लेवल, ईओक्यू इज दैट लेवल जहां पे आपका इतनी आपकी लेवल है जब आपकी इकोनॉमिक ईओक्यू का एक, चलो ये आपको ना एक बार एक्सप्लेन कर ही देते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड जब भी आपका ईओक्यू होता है, मतलब आप जब भी आप ईओक्यू के हिसाब से मंगा रहे होते हो, तब ना आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। जितना आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है उतना ही आपका कैरिंग कॉस्ट होता है ईओक्यू पे। सर क्यों भाई? ईओक्यू दैट इज द मिनिमम लेवल ऑफ कॉस्ट विच इज पॉसिबल, इसलिए वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसलिए वो क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए। तो ये आपका ईओक्यू का कंसेप्ट है। फट से क्वेश्चन कॉल करते हैं। पर एनम कंजम्पशन दिया है, पर ऑर्डर कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, अपने को रॉ मटेरियल कंजम्पशन दिया है, तो अपना टोटल कॉस्ट निकल जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ऑर्डरिंग कॉस्ट है अपने पास 8% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री इज क्लोजिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे आपका ए आ गया, आपका ओ आ गया। एंड जब भी आपको जो भी परसेंट दिया वो परसेंट आप किस पे लेते हो? पर केजी मटेरियल पे। तो पर केजी इज 8% ऑफ 2। यही मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर रहा था। 8% काय का यही नहीं समझता। पर यूनिट के मतलब जितना पर यूनिट का कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब 2 का 8%, तो ये आ जाता है आपका आंसर। इसको आपने सॉल्व किया, ये आपका आ गया 2500। अब आपको कितना, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने करने साल में? अब देखो, मैं एक बार में 2500 क्वांटिटी मंगाता हूँ, एंड मुझे साल भर में 10,000 क्वांटिटी लगती है, तो मुझे कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा? मैंने 2500 मंगाया, फिर और 2.5 मंगाए, 5000, फॉर 7500, फिर और 2500, अब हुए मेरे 10,000 पूरे साल भर की यूनिट्स पूरी। तो 10,000 डिवाइड बाय 2500 इज 4। मैंने 4 बार ही पूरा प्रोसेस मेरे को मंगाना पड़ेगा। वेरी गुड। ईओक्यू निकालना है, एनुअल डिमांड दी है, यूनिट प्राइस दिया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट वापस दिया है। अब ये तीनों आपके ऑब्सोलेंस रेट, इंटरेस्ट रेट एंड ये तीनों ना आपके कैरिंग कॉस्ट है। तो 2 + 12 + 6 विच इज 20% ऑफ 20 इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट। मतलब 4 रुपए आपका आ गया, आपका सी आपका आ गया 4 रुपए, ये आपका आ गया ईओक्यू। और क्या पूछा है? डिटरमाइन टोटल कॉस्ट दैट वुड रिजल्ट फॉर द आइटम्स इफ न्यू प्राइस बता दिया। तो न्यू प्राइस अपना मतलब वही अपने को कैलकुलेशन करनी है। जब अपना न्यू प्राइस इतना है तो उसका अपन ने ईओक्यू अलग से क्यों कैलकुलेट होगा? बिकॉज जब अपना न्यू प्राइस आ गया ना तो अपना ये रेट सी चेंज होगा। तो यहाँ पे आप जब निकाल रहे हो तो आपका सी चेंज होगा, बाकी चेंज। सी इज ऑलवेज परसेंटेज ऑन पर यूनिट कॉस्ट। तो अगर पर यूनिट कॉस्ट बचा तो सी बदलेगा। ऐसा क्यों सर? देखो, कैरिंग कॉस्ट इज बेसिकली इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कितने में, जितना पैसा आप अटकाओगे उतना ही इंटरेस्ट लगेगा ना, तो दैट इज योर सी। एंड देन यू कम्स टू बी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एंड आपका वैसे निकल जाएगा। ऊपर सर अपन ने एक रीऑर्डर लेवल पढ़ा था। रीऑर्डर लेवल वाज मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम, या फिर एवरेज पढ़ाई है प्लस, सॉरी मिनिमम पढ़ाई है प्लस एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी इनटू, सॉरी प्लस एवरेज रीऑर्डर टाइम इनटू एवरेज कंजम्पशन। झकास। अब मिनिमम स्टॉक कितना है? अरे एक बात बताओ, ऊपर अपन ने रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला पढ़ा, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है इसमें से? ये, तो इसको इधर भेज दो। मिनिमम इज इक्वल टू आरओएल माइनस एवरेज। ये आपका वहां पे फॉर्मूला है, सिंपल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल मतलब इससे ऊपर स्टॉक लेवल नहीं जानी चाहिए। तो मैक्सिमम स्टॉक में क्या करो, आपकी रीऑर्डर लेवल प्लस, रीऑर्डर लेवल मतलब वो लेवल जहां पे आप रीऑर्डर कर लेते हो, प्लस आरओक्यू जो कि आप रीऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर करते हो। देखो, इतनी लेवल पे आप वापस मंगाते हो,
एंड आप ऑर्डर कितना करते हो, आप ऑर्डर कितना, एंड ये जो रीऑर्डर क्वांटिटी है ना, अगर ये दी ना हो तो ईओक्यू को रीऑर्डर क्वांटिटी मांग लेना, बिकॉज वो ये क्वांटिटी जितनी अपन रीऑर्डर करते हैं। तो भाई मेरे पास 1 टन माल पड़ा है, मैं हर बार 20 टन माल मंगाता हूँ, तो मेरे पास अभी 21 टन माल होना चाहिए, मेरा मैक्सिमम नहीं, वो स्टॉक आने में भी तो टाइम लगेगा। जो ना 20 टन का ऑर्डर आज दिया वो आज के आज थोड़ी मिलेगा, तो वो मिनिमम उतने पीरियड का कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, सबसे कम टाइम उसको कन्वर्ट करने का, सबसे कम मतलब सबसे कम टाइम आने का, और सबसे कम ही धंधा भी मंदा चला और मैंने कंजम्पशन भी कम किया, तो भी मेरे पास इतना स्टॉक तो रहेगा जितनी लेवल पे हमने वापस मंगाई है। ये मेरी लेवल है जिसमें वापस मंगाता हूँ, मैंने इतना वापस मंगाया, बट ये वाला आने में थोड़ा टाइम लगा है, उसमें जितना कंजम्पशन हो उतना माइनस होगा, तो आपका ये आपके मैक्सिमम लेवल, इसके ऊपर जा ही नहीं सकता ना। आई होप इसको समझ गया होगा। एंड आपका क्लास हो चुका है, लगभग 15 मिनट का क्लास हो चुका है, एंड अगले ही कुछ टाइम में हम चैप्टर को भी खत्म कर रहे होंगे। प्लीज 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 स्टे फोकस। एवरेज ऑर्डर इंडस्ट्री, एवरेज इन्वेंट्री लेवल, मैक्सिमम प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2 इज एवरेज स्टॉक लेवल। ये क्लियर होगा। डेंजर लेवल, डेंजर रेड अलार्म मतलब वो लेवल जहां पे भाई अभी के अभी ऑर्डर कर, माल खत्म हो जाएगा, तेरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, तू धंधा नहीं कर पाएगा। तो ये जो लेवल है ये एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। लीड टाइम फॉर इमरजेंसी, भाई मैं तू मेरे को कितने में, भाई हम माल, मैंने अपने सप्लाई को कॉल किया, भाई तुमको माल कितने देर में पहुंचेगा, मैं 10 दिन में पहुंचा दूंगा, हर बार 10 दिन में पहुंचा दूंगा, भाई मेरा धंधा बंद हो जाएगा, मेरे को जल्दी चाहिए। वो जो जल्दी चाहिए वो टाइम, मतलब इमरजेंसी के टाइम पे उनको कितने टाइम में दे देता है, वो मेरा लीड टाइम है। तो वो मेरा लीड टाइम। एंड एवरेज कंजम्पशन को अपन कई बार मिनिमम कंजम्पशन भी ले सकते हैं। एवरेज अपन ने इसलिए लिया है बिकॉज मतलब कई बार मुझे पता है ये धंधा ही मंदा चलता है, तो मैं मिनिमम कंजम्पशन ले लूंगा। एवरेज कंजम्पशन क्यों लिया, क्योंकि जनरली मेरा धंधा इतना चलता रहता है, पर मुझे पता है कि पीरियड में धंधा मंदा ही होता है, तो मैं मिनिमम भी ले सकता हूँ। बफर स्टॉक, कॉन्टिजेंसीज के लिए मैं कुछ स्टॉक मेंटेन करके रखता हूँ, उसको मैं बफर स्टॉक बोलता हूँ। अब आई थिंक आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ भी दिक्कत नहीं जाएगी। नॉर्मल यूजर्स, मैक्सिमम यूजर्स, मिनिमम यूजर्स, ROQ एंड रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डरिंग लेवल निकालनी है फॉर कंपोनेंट A, तो मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल निकालनी है तो मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, मिनिमम निकालनी है तो ROL जो अपन ऊपर निकाल ली माइनस नॉर्मल इंटू, यहाँ पे नॉर्मल यूजेज इंटू एवरेज पीरियड क्यों किया मिनिमम लेवल के लिए। सर अपन ने जब ऊपर मिनिमम लेवल पकड़ी तो सर अपने एवरेज लिया, बट सर यहाँ पे जब आप मिनिमम लेवल का फॉर्मूला लगा रहे थे तो आपने नॉर्मल लिया। अरे नॉर्मल भी एवरेज होता है मेरे भाई, नॉर्मल इतना यूज होता है, मतलब एवरेज इतना यूज होता है। सर समझ गया, अपना गेम ले रहा सर। मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम निकालने के लिए वही अपने ऊपर फॉर्मूला देखा, यहाँ पे अपने मिनिमम यूजेज लिया बिकॉज हम ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि मिनिमम ही यूज होगा। एवरेज स्टॉक का अगेन फॉर्मूला, आपने सिर्फ फॉर्मूला फिगर्स पुट करके आंसर्स मिलेंगे। अगेन ये क्वेश्चन में कुछ नया है क्या, यहाँ पे आपको लीड टाइम दिया है तो आपका जस्ट उसका मैं इंप्लीकेशन दिखा देता हूँ। ये तो एग्जैक्ट सेम है, ये भी एग्जैक्ट सेम है, जस्ट अ सेकेंड। लैपटॉप को ना कभी कभी कुछ तो हो जाता है, कुछ तो हुआ है, होने लगा है। हाँ, डेंजर लेवल निकालते वक्त यहाँ पे डेंजर लेवल इज अ फॉर्मूला व्हिच वाज नॉट गिवन। तो डेंजर लेवल के फॉर्मूला में एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, अभी ऊपर चिल्ला चिल्ला के फॉर्मूला समझाया था, तो डेंजर लेवल निकल गई। वर्किंग नोट्स में एवरेज, हाँ अब एवरेज निकालना, भाई अगर किसको ये नहीं पता कि एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 2 करना होता है, उतनी मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, एग्जाम है आपकी कल, जस्ट किडिंग, आता ही होगा आप सबको, आई नो यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट। मैंने ऊपर भी बताया था कि ROQ जब भी लेना हो, अगर ROQ दिया ना हो तो EOQ को ROQ बना देते हैं, EOQ निकाल लेना चाहिए। सर डन, आपने हमको सब सर बता ही दिया। अब आते हैं नेक्स्ट, आपका मैक्सिमम, आपका 80% ऑफ दिस चैप्टर इज ओवर इन जस्ट 20 मिनट्स। आपने 20 मिनट में 80% ऑफ दिस चैप्टर की रिवीजन कर ली है। अब अपन थोड़े जो बेसिक कंसेप्ट है उसको बजाते हैं। इन्वेंटरी स्टॉक आउट, व्हेन द इन्वेंटरी आइटम कुड नॉट बी सप्लाइड ड्यू टू इनसफिशिएंट स्टॉक इन द स्टोर। सर एक बार इलस्ट्रेशन, ट्रेडर्स, मेसर्स क्या, टर्बो ट्यूब्स ट्रेडर्स in 4-wheel tires and tubes in stock a sufficient quantity of tires almost every vehicle in 2000 report sales manager। ठीक है stock details इतने हैं, loses 150 per unit due to stock out
and spends 50% on per unit to carry the inventory. मतलब इसको ध्यान से देखो, ये 150 रुपए पर यूनिट पे स्टॉक आउट होने पे खर्चा का लॉस करता है एंड इसको कैरिंग कॉस्ट से 50 की पड़ती है। सेफेस्ट स्टॉक लेवल, अब इसमें ना अपन जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, एग्जाम में आने की बहुत कम चांसेस है, बट मॉड्यूल में दिया है तो मैं रिवीजन वीडियो में इसको कवर कर रहा हूँ। जो अपनी सेफ्टी स्टॉक लेवल है उन सबको मैंने यहाँ पे एंड प्रोबेबिलिटी इज गिवन, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो अब अपन ने यहाँ पे क्या किया, ध्यान से देखना, आपके स्टॉक लेवल सेफ्टी कितनी है, स्टॉक आउट यूनिट्स इतने पे होते हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये अपना इतना अगर अपन ने सेफ्टी स्टॉक मेंटेन किया तो स्टॉक आउट 0 होगा, तो ये होने की प्रोबेबिलिटी 33% ऑफ टाइम्स है। स्टॉक आउट होने के बाद मेरा खर्चा कितना आता है एक्सपेक्टेड, एंड मेरा कैरिंग कॉस्ट कितना होता है। तो ये एक डिफरेंट केसेस में मैंने इन सबका एक टोटल कॉस्ट निकाल लिया, जहां पे कॉस्ट सबसे कम होगा, जहां पे कॉस्ट सबसे कम होगा, ये देखना है कॉस्ट हमेशा आपको ऐसे बढ़ता हुआ, मतलब पहले ऊपर से नीचे एंड नीचे से ऊपर आते हुए दिखेगा, तो ये यहाँ का मुझे कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो ये आता है मेरा ये, तो मैं ये मतलब मैं इतना मेंटेन करूंगा। आई होप यू आर सेटिस्फाइड। ये ना एग्जाम आने का चांसेस काफी कम होता है, अगर आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ो भी मत, एग्जाम के टाइम में नए एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना है। जस्ट इन टाइम का कंसेप्ट आपने एक बार थ्योरी को देख लो, मैं 1-2 सेकंड का ब्रेक दे रहा हूँ, फटाफट इसको पढ़ो। जस्ट इन टाइम का एबीसी में पढ़ाने वाला हूँ, पढ़ लिया, जल्दी 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 जल्दी। ये ऐसा है कि अगर आपके 0 इन्वेंट्री जब स्टॉक पे होगी तभी मेरा नया माल आएगा, जस्ट इन टाइम। जो मॉडर्न कंपनीज है जेप्टो वगैरह, जो बहुत ही मॉडर्न कंपनी जो सुपर फास्ट डिलीवरीज पे वर्क करती है, सारी कंपनीज को जस्ट इन टाइम के इम्प्लीकेशंस का फायदा होता है। सर बस इतना ही, हाँ इतना ही है। अब जो ये एबीसी एनालिसिस है, ए बी सी, ये आप मार्क्स का भी करते होंगे, सर ये ए कैटेगरी क्वेश्चन है, ये बी कैटेगरी क्वेश्चन है, ये सी। ए कैटेगरी क्वेश्चन कौन से है, जो जल्दी हो जाते हैं पढ़ के, बट उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, प्राइस बहुत ज्यादा होता है, ऐसे 70, मतलब ये वो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है। सी इज लेस इंपॉर्टेंट एज इन जिनके ऊपर कॉस्ट बहुत कम, मतलब ऐसा आपका बहुत ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंस वो डिजर्व नहीं करते, बट ना ऐसे इनमें से पूछ लेता है, सर मत करो ये बातें, एग्जाम के एक दिन पहले तो मत करो, नहीं करता हूँ, ठीक है। तो अब आपको इसका एबीसी निकालना है, ध्यान दे देना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनको जितने यूनिट्स का कॉस्ट है, मतलब अपन कितने परसेंट ऑफ यूनिट्स है वो निकाल लेंगे, एंड यूनिट कॉस्ट निकाल के उसको मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। मतलब मेरा टोटल यूनिट्स कितने परसेंट, मतलब अगर मैं टोटल यूनिट्स मेरे कितने हैं, मेरे टोटल यूनिट्स 2,19,000 है, उसमें से ये कितना यूज होता है, इतने परसेंट, मतलब इतने परसेंट, तो ये उसका परसेंटेज निकाल लिया, देन उसका पर यूनिट का कॉस्ट निकाल लिया, देन कॉस्ट टोटल कॉस्ट निकाल लिया, देन वो टोटल कॉस्ट को मैंने मल्टीप्लाई किया परसेंटेज से, एंड उस अकॉर्डिंग मैंने जिसका सबसे ज्यादा परसेंट आ रहा था उस अकॉर्डिंग उसको रैंकिंग दे दी। अब मेरा जो टॉप 70% होता है, टॉप 70% को जनरली मैं ए में डालता हूं, देन उसके बाद के 20% को बी में, एंड लास्ट के 70-20-10, इसको अपन 70-20-10 अप्रोच भी बोलते हैं, इसको अपन ए में डालेंगे, इसको बी, इसको बी। सर समझ गए, एक बार फिर से बता दो, फास्टली सुनो। मैंने सबसे पहले क्या किया, मेरे पास टोटल यूनिट्स मेरे को लगते हैं 1 करोड़, उसमें से ए कंपोनेंट 30 लाख, बी कंपोनेंट 10 लाख, सी कंपोनेंट 50 लाख, ये कितना परसेंट हुआ 1 करोड़ का, 30% ए, 20% बी है ये। अब इनका पर यूनिट कॉस्ट कितना है, उस एंड देन पर यूनिट कॉस्ट का परसेंटेज निकाला, देन उसका टोटल कॉस्ट कितना है। अब ये टोटल कॉस्ट है, ये जो टोटल कॉस्ट है, इसमें से जो टॉप 70% है उनको मैं इस कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं। टोटल कॉस्ट परसेंटेज कौन, पूरे टोटल कॉस्ट का वो कितने कॉस्ट का परसेंट बनता है वो। तो मतलब अगर मेरा टोटल कॉस्ट 100 करोड़ रुपए है, उसमें से 40 करोड़ रुपए, टोटल बजट 100 करोड़ रुपए, कॉस्ट 100 करोड़ रुपए है, उसमें से 40 करोड़ रुपए एक ही मटेरियल में, 40% एक ही मटेरियल पे, तो वो मटेरियल ए हो गया। तो ऐसे टॉप जितनों के टोटल 70% आती है रफली, उनको अपन ए में डालते हैं। सर समझ गया, सर
अब ना एक लास्ट कंसेप्ट बचा है, इन्वेंट्री टर्नओवर एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अब व्हाट इज टर्नओवर रेशियो, इसका ना अगर आप मतलब समझ गए तो आपको लाइफ में कोई भी, अब एफएम में भी टर्नओवर रेशियो पढ़ा आपने, एफएम में टर्नओवर रेशियोज की वीडियो देखी हुई यूट्यूब चैनल पे ही सर ने काफी अच्छे से पढ़ाया हुआ है, बट टर्नओवर रेशियो का ना एक मतलब समझ लेते हैं। टर्नओवर रेशियो क्या है, कितने कितने बार मैं ये चीज करूंगा एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, उसको बोलते हैं टर्नओवर रेशियो। सर नहीं समझ, सर मेरे को टोटल साल भर में कितना कितना स्टॉक लगता है, मतलब सॉरी टोटल साल भर में कितना स्टॉक लगता है, सर मुझे 1 लाख यूनिट लगती है, मेरे को टोटल 1 लाख यूनिट लगने वाली है, बट मेरे एक टाइम पे मैं 25,000 यूनिट ही अपने पास रखता हूं, मतलब मैं 1/4 स्टॉक अपने पास रखता हूं मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट्स का। तो मेरे को साल में कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा, 4 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। कितने बार, 4 बार, बार नहीं बार, बार बार। तो मुझे कितने मल्टीपल टाइम्स ऑर्डर करना पड़ेगा, मेरे को साल भर में जितना चाहिए मैं उसमें से कितना एक बार में रखता हूं, उनको जब मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब ये जो रेशियो है इसको एवरेज नंबर ऑफ डेज निकालने का, मुझे कितने दिनों में ऑर्डर करना पड़ता है। तो अगर मुझे 4 बार ऑर्डर करना पड़ता है, साल में 360 दिन ही है, तो मुझे कितने दिनों में ऑर्डर करना पड़ेगा, 360 डिवाइड बाय 4। इतने दिनों में, इतने मंथ्स में मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा, मुझे डेज में निकालना है तो मैं डिवाइड बाय 12 नहीं करूंगा। चलो इसका फटाफट एक फॉर्मूला देखते हैं, इसका फटाफट एक क्वेश्चन देखते हैं। सर यहाँ पे परचेज ड्यूरिंग द ईयर इतना है, ओपनिंग इतना है, क्लोजिंग इतना है, एवरेज मिल जाएगा मुझे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 से, जो मुझे दिख ही रहा है कि 1 लाख आने वाला है। ठीक है, मेरे को टोटल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर कितना है, सर 90 का था मेरे पास, 270 ऐड हुआ, माइनस करेंगे 110 तो 20, मतलब 290, तो सॉरी माइनस मतलब 20, 270 माइनस 20, तो विच कम्स आउट टू बी 250। तो मुझे 2,50,000 रुपए, 2,50,000 यूनिट्स लगते हैं, उतने रुपए के यूनिट्स लगते हैं, एंड मेरा एवरेज इज 1 लाख। इन दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया, ये निकालने के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अब एवरेज नंबर ऑफ डेज, सर ये आ गया 2.5, मतलब मैं जितना स्टॉक मेंटेन करता हूँ उसका 2.5 गुना मेरा एनुअल यूजेज है। ठीक है सर, अब अगर मेरे को नंबर ऑफ डेज निकालना है तो 365 डिवाइड बाय 2.5 आ गए मेरे 146 डेज। इजी 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 इजी, वेरी इजी। यहाँ पे सेम चीज आपको 2 मटेरियल्स के साथ करनी है। अब ना अपन थोड़ी थोड़ी थ्योरी देख लेंगे, थोड़ी कुछ और कोई इलस्ट्रेशन कोई टाइप बचा है, नहीं बचा है ना, ये क्या है, ये फीफो लीफो के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आ सकते हैं एग्जाम में, एक आधी बार पूछे भी हुए, तो एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। ये आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा हुआ है, एग्जैक्ट वही कंसेप्ट है, इसका एक इलस्ट्रेशन डायरेक्टली अपन ऊपर से गो थ्रू करेंगे। देखो ये कंसेप्ट को समझ जाएगा, नहीं भी आता होगा तो, एंड आता ही होगा तो वेरी गुड। वेटेज एवरेज पहले समझते हैं, यहाँ पे मैं कैसे बनाता हूँ, मेरे को कितने आए, रिसिप्ट्स यानी कितने इनपुट्स है, इश्यूज यानी मैंने इतने इशू कर दिए, बैलेंस ऑफ स्टॉक, तो मेरे पास कितनी क्वांटिटी आई, किस रेट पे आई, किस अमाउंट पे आई, इशू में इतने क्वांटिटी मैंने ये रेट पे ये अमाउंट पे इशू किया, एंड इन दोनों को जब मैं माइनस करता हूँ तो आपका आता है यहाँ पे बैलेंस, इतना मेरा बैलेंस है। अब जब मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पे ये मैं पूरे के लिए निकालता हूँ, मतलब साल भर में मैंने जितने यूनिट्स लाए होंगे रिसिप्ट, यहाँ पे जितने इशू किए होंगे, जो रेट पे किए होंगे वो, एंड यहाँ पे फाइनली मेरा टोटल का बैलेंस आ जाता है, एंड ये जो बैलेंस है इसको मैं क्वांटिटी से डिवाइड कर लेता हूँ, एंड मेरा वेटेड एवरेज के हिसाब से आ जाता है। अगर यही मुझे वेटेड एवरेज के हिसाब से फीफो से करना होता तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से मैं, तो मैं यहाँ पे जो मतलब जो रेट्स का, मतलब फीफो का भी क्वेश्चन होगा, आपको दिखा देता हूँ मैं, दिया है क्या ऐसे इलस्ट्रेशन फीफो का, नहीं दिया है। ठीक है, फीफो में अपन क्या करते थे कि जितना आया उतना गया, सेम फॉर्मेट में फॉलो करता था, बट मेरे लिए काफी इजी हो जाता, बिकॉज लास्ट में जो बचा वही मेरा रेट है, वो लास्ट के बचे हुए का, मेरे को क्लोजिंग स्टॉक का रेट अलग से नहीं निकालना पड़ता, बिकॉज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आ रहा है पहले जा रहा है, तो जो बचा लास्ट में उसका जो रेट है वही मेरा रेट है, उसका जो रेट है वही मेरा रेट है। वहां पे मैं एवरेज एक रेट नहीं निकाल पाता, यहाँ पे जैसे मैंने एक रेट निकाला है ना,
यहाँ पे एंड ऑफ द पीरियड में इतना बचा, इसमें इतना बचा, इसका रेट ये था, इसमें इतना बचा, इसका रेट ये था। ये रेट क्यों चेंज हुआ? ये रेट इसलिए चेंज हुआ बिकॉज यहाँ पे मैंने इतने में खरीदा, मैंने इसका एवरेज निकाल के यहाँ पे रेट्स लाए। बट अगर ये फीफो होता तो यहाँ पे मैं दोनों लाइन्स लिखता, इतना माल ये बचा, इतना माल ये बचा, तो यहाँ पे मैं इतना इसका ऐसे दोनों लिखता, मैं उसको एवरेज आउट नहीं करता वेटेज फॉर्मेट में। तो आई होप फीफो समझ गया होगा। इसके भी आने के चांसेस कम होते हैं, बट एक आधी बार आ सकता है, पास में आया हुआ है। सर चैप्टर खत्म कितने टाइम में खत्म किया सर अपन ने ये चैप्टर? भाई 30 मिनट। मटेरियल चैप्टर की एक और वीडियो दिखा देना मेरे को यूट्यूब पे जो 30 मिनट में पूरा कंसेप्ट खत्म की हो। एकदम फास्ट ही चैप्टर को कर लिया, फट से इसके एमसीक्यूज देखने का सर देख लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज आपको उतना हर बार लगेगा। क्या हुआ? हैंग हो गया क्या? नहीं हुआ। Variable cost. Most of the industry, the most important element of cost is generally कोई भी चीज सबसे बड़ा मतलब बनाने का सबसे ज्यादा कॉस्ट मटेरियल का आता है। Which of the following is considered to be normal loss for material? Loss due to accidents नहीं, pilferages yes, loss due to breaking of bulk नहीं, careless handling नहीं, तो इसका आंसर बनेगा नहीं। Pilferages is also leakage, sorry, ये भी abnormal है, abnormal। Breaking the bulk का जो लॉस होता है मतलब बहुत सारा है, उसमें से कुछ बल्क होगा ही। मतलब जब मेरे पास अगर मेरे पास एक वुड है, वो वुड को अगर मेरे को कोई शेप में कट करना है तो उतना जो एक्स्ट्रा है, मतलब देखो अगर मेरे पास ये वुड पैनल है, अगर मेरे पास कोई भी चीज, ये अगर मेरे पास वुड पैनल, ये वुड पैनल को मेरे को ये शेप में कट करना है, तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन से कटेगा, ये मेरा नॉर्मल वेस्टेज है, उसको यहाँ पे लैग ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बल्क बोलते हैं। इसका आंसर सी होना चाहिए, एक बार अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं। सी, ठीक है। फटाफट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ प्राइसिंग कॉस्ट लॉग्स बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक वैल्यूज? इन विच ऑफ द मेथड्स ऑफ प्राइसिंग कॉस्ट लैग बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक वैल्यू? अभी के वैल्यू से कौन से वैल्यू पे? अभी मैंने ना लास्ट में इतना बड़ा, मतलब लास्ट में लिटरली अभी जो मैंने ऊपर बताया है वो यही बताया कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में जो पिछली कॉस्ट है उसको जाने देते हैं। वेटेज एवरेज में हर एक का वेट अपन अपने साथ कैरी कर रहे होते हैं। कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री। परपेचुअल इन्वेंट्री क्या होता है सर? जो इन्वेंट्री बार बार आने ही वाली है, बार बार आती ही रहती है, वो है परपेचुअल इन्वेंट्री। तो कंटिन्यूअस स्टॉक इज ऑफ परपेचुअल। In which of the following method issue of materials are priced at predetermined rate? ठीक है। In which of the following method predetermined rate? Predetermined rate पे हम स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपने पढ़ा होगा। Which material price fluctuate widely? The method of pricing that gives absurd results is when material prices fluctuate widely, which is absurd. जनरली ना जब भी आपके प्राइस फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है तो जो सिंपल एवरेज है ना वो आपको बहुत ही वियर्डेस्ट, मतलब अगर मैंने यहाँ पे सपोज 100 यूनिट्स ऑर्डर किए 100 रुपए पे, मेरे पास 10,000, अब मैंने 100 यूनिट्स मंगाए 1 लाख रुपए पे, तो अब मैं जब सिंपल एवरेज करूंगा, अगर ये मैंने यहाँ पे ना एक ही यूनिट मंगाया था 1 लाख रुपए पे, अब मैं क्या करूंगा, मैं जब अगर सिंपल एवरेज निकाल रहा हूँ तो 1,10,000 डिवाइड बाई 101 करूंगा, विच इज एब्सर्ड। तो इसलिए अपन वेटेज लेते हैं उस केस में। Which of the following fluctuate widely? The method that will smooth out the effect of fluctuation is? Fluctuation का इफेक्ट कौन? अभी अपन ने डिस्कस किया, अभी सिंपल एवरेज नहीं तो क्या? वेटेड एवरेज। Under the FSN system of inventory control, inventory is classified on the basis of, inventory किस बेसिस पे क्लासिफाई होती है? वॉल्यूम इन FSN सिस्टम। ये ना थ्योरी का पार्ट है, ये मैंने आपको शायद बताया नहीं होगा, बट इसका आंसर ना शुड बी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेज ऑफ आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री। यहाँ पे आप बाकी तीनों जो है वो अलग इन्वेंट्री सिस्टम्स के, एक बार आंसर आप चेक कर सकते हैं। यस, बी। सो जब भी एफएसएन में क्या होता है, एफएसएन में फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिट ऑफ पर इन्वेंट्री के ऊपर हम उस बेसिस पे इन्वेंट्री को क्लासिफाई करते हैं। मतलब कितने बार ये इन्वेंट्री आ रही है उतनी ज्यादा इसके ऊपर तवज्जो दो, उतना ज्यादा इसके ऊपर ध्यान दो कि मैं इतने बार इसको मंगाने वाला हूं तो मैं प्रॉपर्ली टाइम पे मंगा पा रहा हूँ क्या। फॉर्म यूज फॉर मेकिंग अ फॉर्मल रिक्वेस्ट और परचेज डिपार्टमेंट इज परचेज रिक्वेस्ट।
परचेज एक्विजिशन नोट आता है, उसके ऊपर मैं प्राइसिंग देता हूँ, उसके ऊपर मैं परचेज करता हूँ एंड ब्ला ब्ला ब्ला। चलो आपके क्वेश्चन के एमसीक्यू, ये चैप्टर के एमसीक्यूज खत्म हो गए, मैंने कुछ थ्योरी पार्ट भी आपका कर लिया कवर। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसके यहाँ के एंड के क्वेश्चन, आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड ये चैप्टर को खत्म करना है। इसको ज्यादा टाइम मत देना, और मैक्स आप आधा घंटा 45 मिनट्स इस पे दे सकते हो। एक बार थ्योरी भी गो थ्रू करनी होगी कर लेना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 45 मिनट्स मैक्स इस चैप्टर के बाद इसके बाद दे सकते हो, 30 मिनट्स। ये वीडियो होगी आपकी लगभग 35 मिनट्स की, एंड इसके बाद आप दोगे लगभग 35 मिनट्स, 1 घंटा 10 मिनट से ज्यादा ये चैप्टर डिजर्व ही नहीं करता, बिकॉज ये चैप्टर इजी है, कंसेप्ट ज्यादा है। फॉर्मूलेज मैंने आपको रन करा लिए, कंसेप्ट मैंने आपको वीडियो में बता दिया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को कर देना लाइक, शेयर कर देना इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। थैंक यू गाइस, आई एम कुणाल साइनिंग ऑफ।